नमस्ते, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग भाग 3 को स्टार्ट किए थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट इसका बनाया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो आज हम लोग आर्टिकल 14 को देखेंगे। भाग 3 हम लोग पढ़ा चुके थे, पढ़ाने वाले थे सॉरी। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि भाग 3 यानी भाग 3 किससे संबंधित है, उस पहलू को समझेंगे और एक विश्लेषण करेंगे ताकि एक मजा आ जाए इस टॉपिक में पढ़ने के लिए। ये सारे यूपीएससी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रामबाण यह बुक माना जाता है। तो देखिए कि आर्टिकल 14 समता का यानी समता का अधीन यानी आर्टिकल यानी भाग 3। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है कि विधि के ऊपर कोई नहीं है, यानी जो विधि यानी जो लॉ बनाया गया है उस पर भी कोई नहीं है। यानी जो अगर मान के चलिए आप लॉ बना दिए, यानी संसद हो गया, लॉ बना गया, अगर वो लॉ के आगे वो भी उल्लंघन करता है तो उसको पर भी उसी तरह से बर्ताव किया जा सकता है जिस तरह से एक आम नागरिक के साथ बर्ताव किया जाता है। जैसे कोर्ट में जाते हैं तो सभी के लिए एक समान कानून है। तो इसी में आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 14 के प्रावधान क्या चीज है। तो हम देखेंगे कि विधि के समक्ष संरक्षण यानी क्या है, और ये क्या बोलता था आर्टिकल राज्य के भारत में राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के समक्ष समता के वंचित नहीं। यानी इसमें तो भारत के नागरिक है, साथ साथ विदेश के भी नागरिक के लिए प्रावधान क्या है कि उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी समझ पाए कि भारत में एक तो भारत के नागरिक और एक गैर नागरिक यानी विदेश में भी इसको विधि के शासन में प्रोटोकॉल को पालन करना पड़ेगा। यानी विदेश के कोई आके यहाँ पर इस तरह से नहीं अभद्र करे तो इस तरह से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसको और आगे भी देखेंगे। तो देखिए कि डाइस यानी डाइस एक कहाँ के था, ब्रिटिश के। हम पढ़ा औपनिवेशिक कौन क्या था, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के एक क्या था, डाइस नाम के एक विद्वान व्यक्ति था। तो उसने बताया कि देखिए कि आप जो करेंगे ना तो क्या करेंगे कि विधि का शासन होना यानी वंचित सभी के लिए समान कानून लाने की आवश्यकता पड़ेगी। सब ऊंच नीच के ऊपर उठकर हमें सभी के लिए एक कानून समान करना पड़ेगा, तभी हम एक समाज में एक एकता का मैसेज पहुंचा सकते हैं और एक लॉ मेंटेनेंस हो सकता है। ये डाइस ने सिद्धांत दिया था जो ब्रिटेन के क्या थे, वह एक चीजों को समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि डाइस के विधि का शासन के अंतर्गत यानी विधि को जो सर्वोच्च यानी जो लॉ बन गया उसी को सबको जो फॉलो करना पड़ेगा। यानी लॉ के ऊपर कोई नहीं, लॉ के नीचे सब है। यानी संविधान के ऊपर कोई नहीं है, जो लॉ बना दिया संसद उसके ऊपर कोई नहीं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो देखिए कि विधि के सर्वोच्च विधिक समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण नकारात्मक, एक क्या होता है सकारात्मक, एक होता है विधि की समक्ष नकारात्मक। तो सकारात्मक क्या है कि सभी के लिए एक कानून एक समान बराबर है। मेरी बात को समझ गए। लेकिन नकारात्मक पहलू में भी क्या होगा कि हमारे पास में क्या है कि नकारात्मक पहलू में भी क्या है कि विधि के समक्ष नकारात्मक यानी सभी व्यक्ति के लिए कानून समान होगा। लेकिन SC ST OBC के लिए नौकरी में छूट में ये मेरे को क्या है नकारात्मक पहलू माना जाए। अब इसमें नकारात्मक कैसे पहलू हम प्रूफ करके बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप 80 kg के आदमी हैं, एक व्यक्ति 80 kg और एक 85 के एक 120 kg उठा लेता है। अब बताइए कि यहाँ पर में दोनों व्यक्ति, ए व्यक्ति यहाँ पर और बी व्यक्ति यहाँ पर। अब ये बताइए कि ए व्यक्ति यह है तो ए व्यक्ति की कैपेसिटी 80 kg और दोनों को बराबर करेंगे तो कभी जीत सकता है युद्ध में। तो इसके लिए क्या चाहिए कि इसका तो 120 है, ये है, समझ पा रहे हैं ना। इसको और घटा के इसको हम कोची दे दे, इसको नागरिकता। यानी नागरिकता का मतलब क्या है कि व्यक्ति को उसको नौकरी में थोड़ी सी छूट दे ताकि वह समाज के वंचित है बेचारा, वो भी कुछ चीजों को पद को लाभ उठा सके। तो
तो मेरी बात को एससी और एससी एसटी के लिए हमेशा आरक्षण की इसमें तो एक नकारात्मक पहलू भी हम इस चीजों में भी देख रहे हैं। और ये समान कानून परिस्थिति में लोगों में तार्किक होनी चाहिए, यानी तार्किक होनी चाहिए। तार्किक करने का मतलब क्या है कि गाड़ी में टैक्स, अब मान के लिए कि विधि का शासन में क्या होगा कि टैक्स सभी को देने के लिए होता है। एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर में भी जब इकोनॉमिक्स रमेश सिंह के पढ़ाएंगे तब उसमें हम लोग बताएंगे कि क्या होता है नहीं होता है। तो विशेष पर मान के चले कि गाड़ी को चला रहा है तो गाड़ी के लिए क्या होगा, यानी गाड़ी पर फाइन लगा दिया तो लॉ बना कि नहीं होगा। मुख्यमंत्री भी इस प्रोटोकॉल का नियम का उल्लंघन होगा तो उन पर भी कुछ होगा, कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, समझ पा रहे। तो विधि के शासन में यह समझता कि कानून की विशेष, यानी कानून की विशेष प्रकार की इसको में क्या तार्किक होनी चाहिए और सभी के लिए कानून एक समान होनी चाहिए। और जैसे कि टैक्स सभी के लिए विधि के शासन में आएगा। और गाड़ी, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए कानून क्या बना सकते हैं, राज्य सरकार इसमें क्या बना सकते हैं, कानून बना सकती है कि कोई भी व्यक्ति अब गाड़ी 18 साल के कम उम्र के जो चला रहे हैं उस पर विशेष रूप से गैर कानूनी हो गया, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, फाइन ठोकेंगे। ये क्या है, विधि के शासन में आ रहा है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि समता के समक्ष समान अनुच्छेद, यानी समता के संरक्षण अनुच्छेद 14 को अपवाद देते हैं कि कानून के ऊपर उस पर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। माने कानून की उस पर कार्रवाई, आखिर कौन कौन सा व्यक्ति पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है, जैसे कि हम राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके पद पर रहते हुए हम कार्रवाई नहीं कर सकते, उन पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो अनुच्छेद 361 में यह प्रावधान की गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर पद पर रहते हुए उन पर माने कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और जब ये राष्ट्रपति और राज्यपाल का जब आएगा तो उसमें भी टॉपिक में हम लोग पढ़ाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो समझ पाए कि क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद कितना में होगा, किस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी 361 अनुच्छेद में यह कोई चीज प्रावधान की गई है। और ये संसद माने संसद यानी लोकसभा या विधानसभा हो गए, तो उसमें प्रावधान था कि उसके आधार पर आप न्याय समीक्षा नहीं करवा सकते। लेकिन क्या था पहले में कि आर्टिकल 105 में यह प्रावधान की गई थी कि राष्ट्र माने जो भी संसद के भीतर में कार्रवाई चल रही है उस पे आप न्याय समीक्षा नहीं करवा सकती हैं। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार, और यह जब सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस जारी थे तो इसको क्या किया गया, असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी, असंवैधानिक घोषित कर दी थी आर्टिकल 200 इतना। तो ये इसका भी न्याय समीक्षा करवा सकते हैं, ये जब ये हमारे पर में प्रावधान की गई थी। तो अब देखिए कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। मेरी बात को क्या समझ पा रहे हैं, यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न बल्कि कानूनी का अधिकार है। आप इसके आधार पर नहीं, लेकिन जा सकते हैं अगर आपके पास पैसा, आपके पास एविडेंस है, यानी आपके पास में साक्ष्य है कि मेरा पैसा भी नहीं मिला है, जमीन जिसके वजह सरकार ले, तो आप जा सकते हैं कहां पर में, हाई कोर्ट, या इसको सुनवाई कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या था, 42वां संविधान संशोधन करवाया गया और ये कानूनी अधिकार 300 में 12 भाग में ये जुड़वा दिया गया था, यानी 12 भाग में इसको जुड़वा दिया गया था। जैसे अब क्या हो सकता है कि अपवाद में क्या हो सकता है कि हम विदेश के नागरिक को, यानी भारत की नागरिक है, भारत की नागरिक और फिर होती है विदेश की नागरिक, तो उस पे हम पद, यानी हम अपने देश में क्या कर सकते हैं कि विदेशी राजनीति को न्याय चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मान के चलिए कि एक विदेशी व्यक्ति यहाँ कहाँ गया, भारत में, और भारत में किसी का कत्ल कर दिया,
तो उस पे हम कार्रवाई तो विधि के शासन कर सकते हैं, लेकिन उसको कार्रवाई करने के लिए हम कहाँ भेज सकते हैं? उसकी वतन में। मान के चलिए कि अमेरिका के व्यक्ति होगा तो अमेरिका में चलेगा, और पाकिस्तान के व्यक्ति होगा तो पाकिस्तान। यानी हम लोग उसको कोची कर सकते हैं, यानी एक चुनौती दी जा सकती है यानी कानून, लेकिन उस पे कानूनी गैर लागू होगा, लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं, उसके वतन आपस में ले जाने। तो क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि वतन क्यों ले गया? और आर्टिकल 14 एक महत्वपूर्ण था, जो हम एक लक्ष्मीकांत बुक को एनालिसिस करें। अगर आप चाहते हैं, इसका प्ले लिस्ट में इसका सभी वीडियो है, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग आर्टिकल 14 को समाप्त करेंगे, और फिर हम लोग 15 और 16 भी देखेंगे। तो मूल अधिकार कितना है? 12 से लेकर 35 तक भाग 3 है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ पे।